दोस्तों नमस्कार। जीके प्रिंस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र के उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक या फिर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का, ठीक है, जो कि ये परीक्षा 2022 में होने वाली है। और इसमें हम अध्ययन सामग्री के बारे में देखेंगे विज्ञान, क्योंकि साइंस का इसमें कुछ अलग सिलेबस दिया गया है। तो घटना चक्र ने बुक निकाली हुई थी, तो साइंस से संबंधित, और इसमें लिखा गया कि सेट पाठ्यक्रम हेतु जो है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा की अध्ययन सामग्री भी पढ़ना है, इसी के ऊपर नहीं रहना है। तो इसमें जो चैप्टर है उसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। तो इसमें भौतिकी जगत है, मापन और शुद्ध गतिकी तथा गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति और गुरुत्वाकर्षण, और स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत पर विभव। ये इतने चैप्टर जो है टोटल 5 चैप्टर में करा चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत धारा, जो कि 6वां चैप्टर होगा। इसके बाद इसमें बचेगा विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराएं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, संचार व्यवस्था प्रणाली, प्रकाशिकी और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 6 जो है विद्युत धारा, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में एक सबसे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है आवेश, यानी कि चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, देखते हैं। सभी आवेशों को, चाहे वह स्वतंत्र हो या परिबद्ध, यानी कि आवेश यानी स्वतंत्र हो या फिर न स्वतंत्र हो, विरामा अवस्था में माना गया था। गतिमान आवेश जो है विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, यानी कि जब आवेश गतिमान होता है, जब गमन करता है, तभी जो है विद्युत धारा का निर्माण होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। तड़ित क्या है? तड़ित एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें आवेश जो है बादलों से पृथ्वी तक वायुमंडल से होकर पहुंचते हैं और जिनका परिणाम कभी कभी भयंकर होता है, जिसे उस कहते हैं बिजली गिरना, ठीक है। बादल में चमकते हैं, जब बरसात होता है तो बिजली गिरती है। उसमें क्या होता है, पेड़ पर अगर गिरे तो पेड़ पूरा का पूरा 2 पार्ट में बट जाता है, ठीक है। तो ये तड़ित हो गया। तड़ित में जो है आवाज़ का प्रवाह स्थायी नहीं होता, परंतु हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी युक्तियों में आवासों को उसी प्रकार प्रवाहित होते हुए देखते हैं जिस प्रकार नदियों में जल प्रवाहित होता रहता है, ठीक है जी। जैसे नदियों में जिस प्रकार जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार जो है आवेश भी प्रवाहित होता रहता है एक दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट, टार्च तथा सेल से चलने वाली घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। जो टार्च का है या सेल से जो चलती है घड़ी, उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक नदी के समान एक प्रकार की एक दिशीय धारा बहती है आवेश की। विद्युत धाराएं सदैव अपवर्ती नहीं होती, इसलिए अधिक व्यापक रूप में हम विद्युत धारा को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए काल अंतराल यानी कि डेल्टा टी, अर्थात काल टी तथा टी प्लस डेल्टा टी के बीच जो होता है, ये डेल्टा टी होता है, में किसी चालक की अनुप्रस्थ काट के प्रवाहित होने वाला नेट आवेश जो है डेल्टा क्यू है। तब चालक टी पर चालक के इस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा विद्युत धारा को डेल्टा क्यू या डेल्टा टी के अनुपात के मान के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जिसमें डेल्टा टी की सीमा शून्य की ओर प्रवृत्त होती है। टी बराबर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। एसआई मात्रकों में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा परिभाषित किया जाता है। घरेलू विद्युत साधित्रों में प्रवाहित होने वाली प्रतिरूपी विद्युत धारा के परिमाण की कोट 1 एम्पियर होती है, ठीक है। जहाँ एक और किसी औसत तड़ित में हजारों एम्पियर कोट की धारा प्रवाहित होती है, वहीं दूसरी ओर हमारी तंत्रिकाओं से प्रवाहित होने वाली धाराएं कुछ माइक्रो एम्पियर कोट की होती हैं। यानी हमारी तंत्रिकाओं में भी धाराएं प्रवाहित होती हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है, माइक्रो एम्पियर कोट की होती हैं, ठीक है। चालक में विद्युत धारा क्या, तो यदि किसी वैद्युत आवेश पर कोई वैद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाए तो वह एक बल का अनुभव करता है और वायुमंडल के ऊपरी स्तर, जिसे आयन मंडल कहते हैं, की भांति प्रकृति में मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं। तथापि अणुओं तथा परमाणुओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परिबद्ध होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। इसके बाद स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 1 ग्राम जल में लगभग 10⁻22 अणु होते हैं, ठीक है, टोटल 1 ग्राम जल में। ये अणु इतने संकुलित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब एक व्यष्टिगत नाभिक से ही जुड़ा नहीं रहता। कुछ दूसरे पदार्थों में, विशेषकर धातुओं में, कुछ इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थ के भीतर वास्तविक रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
इन पदार्थों, जिन्हें सामान्यतः चालक कहते हैं, में विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठोस चालक वास्तव में इनमें परमाणु आपस में निकट रूप से कसकर आबद्ध होते हैं, जिसके कारण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का वहन करते हैं। अन्य प्रकार के चालक भी होते हैं, जैसे कि विद्युत अपघटनी विलयन, जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तापीय गति करते समय आबद्ध आयनों से संगठन करते हैं। संगठन के पश्चात इलेक्ट्रॉन परिवर्तित रहती है। ठीक है, संगठन के पश्चात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की चाल पर अपरिवर्तित रहती है। टकराने के बाद चाल की दिशा पूर्णतया यादृच्छिक हो जाती है और किसी एक विशेष दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा की ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब ओम का नियम देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी भौतिक युक्तियों की खोज काफ़ी पहले से जी.एस. ओम ने 1828 में धारा प्रवाह के संबंध एक मूल नियम की खोज की थी। ठीक है, और ओम के नियम के कथन के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि V बराबर RI होता है। और यहाँ पे जो है एक अनुपातिकता स्थिरांक R, ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, और यह प्रतीक इस तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से ओम को व्यक्त करते हैं। आर जो होता है चालक के केवल पदार्थ पर नहीं बल्कि चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता है। ओम कौन थे, ओम के बारे में जान लेते हैं। तो ये 1787 में पैदा हुआ था, 1854 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, म्यूनिख में ये प्रोफेसर थे। ओम ने अपने नियम की खोज ऊष्मा चालन के सदृश के आधार पर की। विद्युत क्षेत्र ताप प्रवणता के तुल्य है और विद्युत धारा ऊष्मा प्रवाह के। अब इलेक्ट्रॉन अपवाह और प्रतिरोधकता का उद्गम की बात करें, तब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारिक आयन से संघट्ट करता है तो संघट्ट के बाद उसकी उसी चाल से चलता है, लेकिन इसकी दिशा यादृच्छिक हो जाती है। यदि हम सभी इलेक्ट्रॉनों पर विचार करें तो उनका औसत वेग शून्य होगा, क्योंकि उनकी दिशाएं जो होती हैं वो यादृच्छिक होती हैं। कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता की बात करें तो पदार्थ है, प्रतिरोधकता उसकी रो हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओम होता है। ठीक है, ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक होता है dP/dt 1/ρ, इस तरीके से करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। चालक में अगर हम बात करते हैं तो चांदी होता है। ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता इतनी होती है। तांबा, कॉपर होता है। ठीक है, एल्युमिनियम में इतना, टंगस्टन में इतना। ठीक है, इस तरीके से इसमें दिया गया है जितने भी प्रतिरोधक चालक पदार्थ हैं सभी के। अब नेक्स्ट देखते हैं गतिशीलता। चालकता जो है गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। धातुओं में ये गतिमान आवेश वाहक जो है इलेक्ट्रॉन है। आयनित गैस में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित आयन है। विद्युत अपघट्ट में धनायन तथा ऋणायन दोनों हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण राशि गतिशीलता म्यू है, जिसे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। म्यू बराबर VD/E होता है और गतिशीलता का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्लस वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। इसके प्रायोगिक मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड का 10⁴ गुना होता है। ठीक है, गतिशीलता जो है धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक नहीं होती। घरेलू या प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोधक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तार आबद्ध प्रतिरोधक, तो दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोधक। तार आबद्ध प्रतिरोधक किसी मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कॉन्सनट्रेटन, नाइक्रोम या उनके जैसे तारों को लपेटकर बनाया जाता है। कार्बन के प्रतिरोधक सहत और सस्ते होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में व्यापक रूप से इसके उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध आमाप में छोटे होते हैं तथा उनके मान जो है वर्ण कोड के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अब प्रतिरोधक वर्ण कोड की बात करें तो काला रंग अगर होता है तो 0 अंक गुणक 1 होता है। भूरा रंग के लिए 1 अंक 10⁻1 गुणक होता है। लाल रंग 2 अंक होता है, 10⁻2 अंक गुणक होता है। नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, धूसर, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी रंग का 10⁻−2 होता है। वर्णहीन कुछ नहीं, इसका 20 जो है होता है 5-20, ये संगतता होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता की बात करें तो पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर पाई जाती है। विभिन्न पदार्थ एक जैसी निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते। एक सीमित ताप परिसर में जो बहुत अधिक नहीं होता, किसी धात्विक चालक की लगभग प्रतिरोधकता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ρT बराबर ρ0 ब्रैकेट में 1 + α × T - T0 होता है। तो ये इस तरीके से व्यक्त होता है।
यहाँ पर रो टी जो है वो क्या है, ताप टी पर प्रतिरोधकता है, और रो जीरो जो है संदर्भ ताप जीरो पर इसका माप है। ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे कि नाइक्रोम जो कि निकेल, लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है, बहुत दुर्लभ ताप पर निर्भरता प्रदर्शित करता है। मैग्नीन तथा कंसंट्रेटन भी इसी प्रकार के गुण हैं। चूँकि इनके प्रतिरोध की ताप निर्भरता बहुत कम है, इसलिए ये पदार्थ तार आबद्ध मानक प्रतिरोधकों के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। धातुओं के विपरीत अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसमें होने वाले संघटों पर प्रतिलोमी रूप से निर्भर करती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, विद्युत धारा वहन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघट्ट की आवृत्ति भी बढ़ती जाती है। इसलिए संघटों का औसत समय अंगसत समय जो होता है वो टाउ होता है, ताप के साथ घटता जाता है। ठीक है। सेल तथा विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो मूल रूप से एक सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है। और ये विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे रहते हैं। विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के साथ आवेशों का आदान प्रदान करते हैं। जब कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती तो समस्त विद्युत अपघटनी विलयन का समान विभव होता है। बादलों में आवेश की बात करेंगे तो पुरातन काल में तड़ित को अलौकिक उद्गम की वायुमंडलीय स्फुर क्षण दीप्ति समझा गया, जिसे ईश्वर का महान हथियार माना गया। किंतु आज तड़ित की प्रघटना की भौतिकी के प्राथमिक सिद्धांतों द्वारा विज्ञान रूप से जो है व्याख्या की जा सकती है। वायुमंडलीय विद्युत आवेशों के पृथक्करण के कारण उत्पन्न होती है। आयन मंडल और चुंबक मंडल में सौर पार्थिव पारस्परिक क्रिया के प्रबल विद्युत धारा पैदा होती है। निचले वायुमंडल में धारा दुर्बल होती है तथा तड़ित झंझावत द्वारा पोषित की जाती है। बादलों में बर्फ के कण होते हैं जो विकसित होते हैं, टकराते हैं, टूटते हैं तथा टुकड़े टुकड़े होकर पृथक हो जाते हैं। छोटे वाले कण धनात्मक आवेश तथा बड़े वाले कण क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। ठीक है। यह आवेशित कण जो है बादलों के ऊर्ध्वा और गुरुत्व के कारण पृथक हो जाते हैं। बादल के ऊपरी भाग धनात्मक और मध्य भाग ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं, जिसके कारण द्विध्रुव की संरचना होती है। कभी कभी बादलों के तल पर एक अत्यंत दुर्बल धनावेश पाए जाते हैं। तड़ित झंझावत की परिवृद्धि के समय धरती धनावेशित हो जाती है। साथ ही अंतरिक्ष तथा रेडियोधर्मी विकिरणें वायु को धन तथा ऋण आयनों में आयनित करती हैं और हवा वैद्युत चालक के रूप में हो जाती हैं। ठीक है। धरती तथा बादल के मध्य अतिरिक्त आवेशों का पृथक्करण बादल के अंदर ही विशाल मात्रा में विद्युत उद्भव उत्पन्न होता है, और विद्युत विभव जो है ये 10 लाख वोल्ट के बराबर हो सकता है, और अंततः वायु में विद्युत प्रतिरोध भंग हो जाता है तथा तड़ित स्फुर क्षणदीप्त प्रारंभ हो जाती है एवं हजारों एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। विद्युत क्षेत्र जो है 10⁵ वोल्ट इंटू वोल्ट पर मीटर की कोट का होता है। एक तड़ित स्फुर क्षणदीप्त औसत के रूप में 4 वज्रपातों की श्रृंखलाओं से संगठित होता है तथा प्रत्येक स्फुर क्षणदीप्त की अवधि लगभग 30 सेकंड होती है। प्रति वज्रपात का औसत शीर्ष सामर्थ्य लगभग 10⁻12 वाट होता है। शुष्क मौसम में भी वायुमंडल में आवेश होते हैं। शुष्क मौसम का विद्युत क्षेत्र आयन मंडल से धरती के पृष्ठ पर धारा प्रवाह जो कि पिको एम्पियर प्रति वर्ग मीटर की कोट का होता है के अतिरिक्त धरती पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के अस्तित्व तथा वायुमंडलीय चालकता के कारण उत्पन्न होता है। धरती पर पृष्ठीय आवेश ऋणात्मक होता है। विद्युत क्षेत्र अधोमुखी निर्दिष्ट होता है। धरती पर औसत विद्युत क्षेत्र लगभग 120 वोल्ट पर मीटर होता है, जो कि -1.2 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व के संगत है। धरती के समस्त पृष्ठ पर कुल ऋणात्मक आवेश का मात्रा लगभग 600 केल्विन होता है। ठीक है। वायुमंडल में बराबर मात्रा में धनात्मक आवेश होते हैं। इस विद्युत क्षेत्र को हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि वास्तव में हमारे शरीर सहित सभी वस्तुएं वायु की तुलना में अधिक चालक हैं। गुस्ताव रॉबर्ट किर्चहोफ 1824 से लेकर 1887 तक ये कौन थे, तो जर्मन के भौतिक विज्ञानी हीडलबर्ग एवं बर्लिन में प्रोफेसर रहे। मुख्यतः स्पेक्ट्रमिकी के विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने गणितीय भौतिकी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें परिपथों के लिए प्रथम एवं द्वितीय नियम शामिल हैं। किरचॉफ का नियम की बात करेंगे तो विद्युत परिपथों में कभी कभी कई प्रतिरोधक एवं सेल जटिल संयोजन के लिए जो सूत्र हमने पहले व्युत्पन्न किए हैं वह परिपथ के सभी विद्युत धाराओं तथा विभवांतरों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होते। 2 नियम जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं विद्युत परिपथों के विश्लेषण में बहुत उपयोगी होते हैं।
मीटर से तो 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से निर्मित होता है, जिसे लंबवत धातु की 2 मोटी पट्टिकाओं के मध्य कस दिया जाता है। धातु की पट्टिका में 2 रिक्तियां होती हैं, जिनके मध्य प्रतिरोधकों के संयोजित किया जा सकता है। अंत बिंदु जहां तार कसे रहते हैं एक कुंजी के द्वारा सेल से जुड़े होते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा रिक्तियों के बीचों बीच धातु तथा धातु पट्टिका से जुड़ा रहता है। गैल्वेनोमीटर का एक दूसरा सिरा जॉकी से जुड़ा रहता है। जॉकी तत्वतः एक धातु छड़ होती है, जिसका एक सिरा छुर धार होता है तथा दूसरे जिसे विद्युत संयोजन बनाने के लिए तार के ऊपर सरका सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर यानी कि विभवमापी, यह एक सर्वतोमुखी उपकरण है। मौलिक रूप से एक समान तार का एक लंबा टुकड़ा है। बहुधा तार की लंबाई कुछ मीटर होती है, जिसे किसी मानक सेल बी के सिरों से संबद्ध करते हैं। वास्तविक बनावट में तार को कभी कभी एक साथ अगल बगल रखकर कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तथा सिरों पर एक मोटी धातु पट्टी जोड़ दी जाती है। किसी चालक के दिए गए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा उस क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश होता है। एक स्थायी धारा बनाए रखने के लिए हमें एक बंद परिपथ चाहिए, जिसमें एक बाह्य स्रोत विद्युत आवेश को निम्न से उच्च स्थिति ऊर्जा की ओर प्रवाहित कराता है। इसके बाद आवेश को जो है निम्न से उच्च स्थिति ऊर्जा अर्थात एक स्रोत के एक टर्मिनल से दूसरे तक की ओर ले जाने में स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य स्रोत का विद्युत वाहक बल या फिर ईएमएफ कहलाता है। ध्यान दीजिए, ईएमएफ एक बल नहीं है, बल्कि एक खुले परिपथ में स्रोत के दोनों टर्मिनलों के बीच वोल्टता का अंतर होता है ईएमएफ। ठीक है। ओम का नियम क्या है? तो किसी चालक में प्रवाहित धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V का अनुक्रमानुपातिक है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I अथवा V = IR या RI, जहां R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। ठीक है। चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L/A, जो कि चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर है, जहां रो, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, पदार्थ का गुण है जो ताप और दाब पर निर्भर करता है। पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता विस्तृत परिसर में परिवर्तित होती है। धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर से 10⁻6 ओम इंटू मीटर में होती है। विद्युतरोधी जैसे कांच या रबर की प्रतिरोधकता 10⁻22 से लेकर 10⁻24 गुना होती है। लघुगणकीय पैमाने पर अर्धचालकों जैसे कि SI और GE की प्रतिरोधकता उसके मध्य परिसर में होती है। अधिक पदार्थों में धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ स्थितियों में उदाहरण आयनिक क्रिस्टलों और विद्युत अपघट्ट के धारा वहन धनायनों और ऋणायनों द्वारा होता है। धारा घनत्व J प्रति सेकंड या प्रति एकांक प्रवाह के अभिलंब क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा देता है। J बराबर N/Q/V/D होता है, जहाँ N जो होता है वो आवेश वाहक, जिनमें प्रत्येक आवेश क्यों है की संख्या, घनत्व प्रति एकांक आयतन में संख्या तथा आवेश वाहकों का अपवाह वेग जो होता है ये BD होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर -E होता है। ठीक है। यदि J एक अनुप्रस्थ काट A के अवलंब है तो क्षेत्रफल पर एक समान है, और क्षेत्रफल एक समान है तो क्षेत्रफल की धारा का परिमाण I बराबर NE/VDA होता है। E बराबर B/L और I बराबर NE/VDA, और ओम के नियम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक प्राप्त होता है। E/m रो यानी स्क्वायर/m इंटू BD प्राप्त होता है। ठीक है। यदि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन धातु के आयनों को संघट्ट करते यानी टकराते हैं तो उन्हें यादृच्छिकता विक्षेपित कर देते हैं, तो बाह्य बल E के कारण धातु में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल EE और अपवाह वेग VD त्वरण नहीं होता है, जिसमें अनुपातिकता को समझा जा सकता है। यदि ऐसे संघट्ट औसत काल अंतराल टाउ होते हैं तो VD बराबर A इंटू टाउ बराबर E कैपिटल E टाउ/m होता है, जहाँ A इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, अर्थात रो बराबर m/NE स्क्वायर इंटू टाउ होता है। ठीक है। उस ताप परिसर में जिसमें प्रतिरोधकता ताप के साथ रैखिक रूप में बढ़ती है, प्रतिरोधकता की ताप गुणांक A के प्रति एकांक ताप वृद्धि से प्रतिरोधकता में ऋणात्मक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओम के नियम का पालन बहुत से पदार्थ करते हैं, परंतु यह प्रकृति का मूलभूत नियम नहीं है। यह असफल है यदि A है V अरैखिक रूप से I पर निर्भर है, B है V के उसी परम मान के लिए V और I के संबंध में V के चिन्ह पर निर्भर है, V और I का संबंध अद्वितीय नहीं है। ठीक है। A जो है एक उदाहरण यह है कि जब रो I के साथ बढ़ता है, यदि ताप को स्थिर रखते हैं तो एक दिष्टकारी
ए तथा बी लक्षणों को संयोजित करता है। GAS का लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, जब एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल के एक स्रोत को बाह्य प्रतिरोध R से संयोजित किया जाता है तो R पर वोल्टता V निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। V बराबर होता है IR प्लस एप्सिलॉन पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R होता है, और जहाँ पर स्मॉल r होता है स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी में संयोजित n प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध कितना होता है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश RN होता है। पार्श्व में संयोजित n प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध तो समांतर क्रम में जो जुड़ा होता है इस तरीके से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 1/RN द्वारा दिया जाता है। किरचॉफ के नियम की बात करें तो प्रथम नियम जो होता है संधि का नियम होता है। परपथ के अवयवों की किसी संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के तुल्य होना चाहिए। द्वितीय नियम है पास का नियम है। किसी बंद लूप के चारों ओर विभव के परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। ये दो नियम किरचॉफ का है। व्हीटस्टोन सेतु जैसा कि पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया कि चार प्रतिरोधों R1 R2 R3 R4 का विन्यास है तथा शून्य विक्षेप अवस्था में R1 बटा R2 बराबर R3 बराबर R4 द्वारा यदि तीन प्रतिरोध ज्ञात हो तो चौथे प्रतिरोध के अज्ञात मान को निर्धारित किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर विभव की तुलना करने वाली एक युक्ति है। चूँकि इस विधि में कोई धारा प्रवाहित नहीं होने वाली स्थिति होती है, यह युक्ति विभवांतर मापने, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने तथा दो स्रोतों के विद्युत वाहक बल EMF की तुलना करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित जो है उनके प्रतीक, बीमा और मात्रा को टिप्पणी उनसे संबंधित दिया गया। देखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो I है। ठीक है, और इसका बीमा बनता है A। ठीक है, इस मात्रक इसका एम्पियर है। SI आधारी मात्रक है। आवेश का जो Q प्रतीक या स्मॉल q या कैपिटल Q, इसका जो है बीमा है TA। C से इसका मात्रक कूलाम है। ठीक है, उल्टता विद्युत विभवांतर जो है ये विभव विभवांतर, तो ये इसका प्रतीक चिन्ह V है। इसकी बीमा है ml² T⁻³ A की पावर -1। इसको V से डिनोट करते हैं। कार्य बटा आवेश होता है इसका। ठीक है, विद्युत वाहक बल E से डिनोट करते हैं। इसका बीमा होता है ml² T⁻³ A की पावर -3 और इसका मात्रक V होता है। इसको भी कार्य बटा आवेश से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध जो होता है R इसकी जो प्रतीक है और इसकी बीमा होती है ml³ T की पावर -3 A की पावर -2। ये होता है प्रतिरोध का बीमा। इसको ओम से डिनोट करते हैं और इसका जो है R बराबर V/I होता है इसका फार्मूला। ठीक है, प्रतिरोधकता जो होता है रो, ये इसकी बीमा होती है ml³ T की पावर -3 A की पावर -2। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर और ये होता है R बराबर ρL/A। ठीक है, इसके बाद विद्युत चालकता, विद्युत चालकता की बात करेंगे तो विद्युत चालकता का मात्रक ये होता है। ठीक है, और ये जो है क्या होता है इसका बीमा क्या होती है तो m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 3 A² होता है और मात्रक इसका S होता है। रो बराबर 1/ρ होता है। इस तरीके से इसका फार्मूला। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो E होता है इसका प्रतीक चिन्ह, और ml T की पावर -3 A की पावर -1 होता है इसका बीमा, और वोल्ट पर मीटर इसका क्या होता है मात्रक होता है। विद्युत बल बटा आवेश। अपवाह चाल होता है VD, इसका होता है L² T की पावर -1 बीमा, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, विश्रांत काल होता है टाउ और इसका होता है बीमा, इसकी बीमा T होती है, मात्रक S होता है सेकंड। धारा घनत्व इसको J से डिनोट करते हैं। L की पावर -2 A होता है और इसका जो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, और धारा प्रति क्षेत्रफल इसका जो है सूत्र बनता है। ठीक है, इसके बाद गतिशीलता जो होता है म्यू होता है ml की पावर 3 T की पावर -4 A की पावर -1 होता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, जो कि इसका मात्रक बनता है। तो ये था विद्युत धारा चैप्टर 6 जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।